अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। लाहौर की आज इस सर्दी में हमने सियासी काफ़ी गर्मी देखी है। जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जलसा किया है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कहीं कहीं एक्टिव हुई है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के गढ़ में आकर एक तकरीर करके एक जलसा करके चले जाते हैं और उसमें काफ़ी खुले पैगाम भी देकर जा रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं आप सबका बेटा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लाहौर की हालत को तब्दील करूँ। लेकिन अब यहाँ पे कई सवाल जन्म लेते हैं कि क्या आप कराची जैसी हालत करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान की, या क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस टाइम पे फुल एक्टिव हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी सियासी कैंपेन लेकर चल रहे हैं और इंतखाबी मुहिम में काफ़ी कामयाब भी नजर आएंगे। अपनी बहन को अपने साथ लेकर आए और आज उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लाहौर आने से रोका जा रहा है, जबकि इस शहर के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। यहाँ हमारे जियाले हुआ करते थे, मैं फिर दोबारा से उस तमाम तर चीज़ को वापस लाना चाहता हूँ। मजीद भी कई बातें की, अपने मंशूर की भी बातें की और उन्होंने कहा कि मैं इशराफिया से दी जाने वाली सब्सिडी को वापस लेना चाहता हूँ। वो मैं जब भी इक़्तिदार में आऊँगा उस सब्सिडी को ख़त्म कर दूंगा और वह तमाम तरह एक आम आदमी को डोनेट कर दी जाएगी। दूसरी जाने पर हमजा शहबाज शरीफ भी एक्टिव नजर आए और उन्होंने ये कहा कि जी देखिए मैं तो वज़ारत आला का उम्मीदवार था, मैं बनने जा रहा था लेकिन स्टे ले लिया गया। मैंने आपको 100 यूनिट बिजली के फ्री देने थे, लेकिन अगर 8 फरवरी को शेर की आवाज़ आएगी तो 300 यूनिट बिजली के फ्री आपको दिए जाएंगे। आखिर सियासत बिजली पर ही की जा रही है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बात कर रही हो, सबकी सियासत बिजली के गिर्द घूमती हुई नजर आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं भी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हूं और नवाज शरीफ भी उम्मीदवार हैं, आइए टीवी चैनल पर बैठते हैं और मुकाबला कर लेते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि हम अंडर 19 के खिलाड़ी से बात नहीं करना चाहते, आप अभी ज़ेरे तरबियत एक खिलाड़ी हैं, अभी आपसे बात करना जो है वो नामुमकिन सी बात है। पैनल में हमारे साथ मौजूद है नुशाद अली साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं आज सियासी तौर पर अगर देखा जाए आज़म साहब, तो लाहौर शहर जो कि इस वक्त काफ़ी सर्दी का सामना कर रहा है, सियासी हलचल हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अपनी तरफ से एक अच्छा शो करने की कोशिश की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस शहर में आए हैं जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे ये मेरा गढ़ है। कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए आज लाहौर में पहली दफ़ा एक सियासी माहौल नज़र आया कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही थी और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जलसा कर रही थी। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 127 में वहाँ पर जलसा किया। मुस्लिम लीग नून जो समझ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी बिल्कुल यहाँ पर फारिग हो चुकी है, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने अपना जलसा करके एक सरप्राइज़ दिया मुस्लिम लीग नून को भी और तमाम लाहौरियों को भी कि पीपल्स पार्टी अभी भी लाहौर के अंदर वो ना सिर्फ जिंदा है बल्कि मुतहर्रिक है। क्योंकि उसी टाइम पर जो भाटी के अंदर एक अंदरून शहर के इलाके में हमजा शहबाज का जलसा था, आप उसका अगर मुआवजा करें तो हमजा का जलसा 100 था, लेकिन बिलावल भुट्टो का जलसा एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा जलसा उन्होंने किया, जो कि लाहौर के अंदर जो तवक्कुआत लोगों की थी उन्होंने तमाम तवक्कुआत उल्टा पुल्टा के रख दी हैं। अब बिलावल आप देखेंगे वो बात कर रहे हैं कौमी इशूज़ के ऊपर। बिलावल वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना एक मंशूर जो है वो जलसों के अंदर उन्होंने उस पर बात करनी शुरू की। उन्होंने नौजवानों को मुखातब किया और नौजवानों को अट्रैक्ट करते हुए मुझे वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, बेघरों की बात की, बिजली की बात की। मुस्लिम लीग नून का ये हाल है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर नहीं ला सकी। 27 तारीख का मुस्लिम लीग नून ने कहा हुआ है, देखते हैं 27 भी आने वाली है। लेकिन जो ये जो समझा जा रहा था कि पता नहीं पीपल्स पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये परसेप्शन आज ख़त्म हो गई है। आप देखेंगे मुझे ये कछुए और खरगोश वाली एक हम पढ़ा करते थे एक स्टोरी, मुझे वो लग रही है कि कछुआ ये समझता था कि मैं तो जीता हुआ हूँ, तो खरगोश ये समझता था मैं तो जीता हुआ हूँ, और उसने कछुए को अंडर एस्टिमेट किया था और वही कछुआ कछुए की चाल चलते चलते रेस जीता था। मुझे बिलावल इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पाँव के नीचे से ज़मीन खींचते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की ये हालत है, जो अपने आप को खरगोश समझ रही थी, मेरा ख्याल है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। इस वक्त उनके हालात तो ऐसे ही हैं और इस चीज़ का इदराक सिर्फ एक शख्सियत को मेरा ख्याल है वो है मियां नवाज शरीफ। क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने उनको इदराक हो गया कि अवाम की उनकी क्या पजीराई है, अवाम में जाने के लिए उनको कौन सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, इसलिए वो अवाम में जाने से कतरा रहे हैं। आपको कहीं
वो उस तरह मुतहरक नज़र नहीं आ रहे जिस तरह बिलावल नज़र आ रहे हैं। और उनके मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ के हर वो चीज़ जो जिसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की, जिसके ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की, जिसे अदालतों से क्लीन चिट दी गई, बिलावल ने वो तमाम गड़े मुर्दे आज उखाड़ के फिर कौम के सामने रख दिए हैं। चाहे वो पनामा हो, चाहे वो मिसाके जमहूरियत हो, इस किस्म का। आज वो बिलावल साहब कह रहे थे कि मिसाके जमहूरियत को फाड़ के मुस्लिम लीग नून ने फेंका। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी कहा करती थी। लेकिन दरमियान में मुफाहमत की सियासत का एक दौर आया जिसकी वजह से उसके ऊपर भी गर्द पड़ गई और मिसाके जमहूरियत लोग भूल गए। लेकिन आज बिलावल ने लोगों को दोबारा याद करवा दिया है कि मिसाके जमहूरियत क्या था और मिसाके जमहूरियत की वायलेशन किसने की थी। आज लाहौर के स्टेज पे खड़े होके उन्होंने मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। एग्जैक्टली एक बड़ा सरप्राइज दिया है जनाब। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर शहर जो ऑन किया जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनका गढ़ है, उनका शहर है ये, मियां साहब क्यों नहीं आ रहे, नुशाद साहब क्यों नहीं अपने लाहौरियों से खिताब करें, चाहे मंशूर बने ना बने लेकिन अपने लोगों को अपने होने का एहसास तो दिलाएं। वो पहले तो मैं हाथ उठा के दुआ करूं कि आखिरकार चौधरी साहब को माहौल नजर आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चौधरी साहब को माहौल नजर आया। चलो नून लीग से ना नजर आया, पीपल्स पार्टी से नजर आया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि चौधरी साहब अब इलेक्शन मोड में आना शुरू हुए हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए ये चचा की जो है ना नवाज़शात हैं भतीजे पर, जो उन्हें 127 से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया है नून लीग की तरफ से, यूँ समझिए इसको। और अतात आरट साहब जो हैं उनका उस हल्के में जाने का मतलब ही ये है कि ये एक तरह की सीट एडजस्टमेंट है। लेकिन इस सीट एडजस्टमेंट में और बाकी सीट एडजस्टमेंट्स में फ़र्क ये है कि बाकी जगहों पे जहां नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट की है वहां नून लीग जो है वो सपोर्ट करेगी कैंडिडेट को। यहाँ ये था कि उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये एक हल्का ऐसा है जहाँ आपको कुछ चंद वोट हैं, क्योंकि 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें वो हमें पता है कैसे मिले थे, लेकिन फिर भी असलम गिल साहब जो हैं जो सदर है लाहौर के बहरहाल पीपल्स पार्टी के, वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनको 36,000 वोट मिले थे। बाकी पूरे पंजाब में कहीं इतने वोट नहीं पड़े पीपल्स पार्टी को। बड़े सरप्राइज दे रहे हैं। मैं अभी लाहौर की पूरी सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ कि लाहौर में जो हलचल और गर्मी और ये चीज़ें हैं, बड़ी ऑथेंटिक बात बताऊंगा आपको। अब मामला ये है कि चले NA 127 की बात ना, जरा मैं आपको पहले एक सिनारियो खींच दूं। जो चौधरी साहब इतना वो आज इंप्रेस हो गए हैं एक जलसे से। अच्छा जलसा था, ये नहीं कहा जाना चाहिए कि अच्छा जलसा नहीं था, जलसा अच्छा था। उनकी जो भी कोशिश थी, मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता कि कहाँ से लोग आए, भाई हर पार्टी यही करती है। असल मामला ये है कि NA 127 की हद तक वो जलसा जिसे कहते हैं कि अच्छा पावर शो था, वो ठीक जलसा था। उस पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद भी दी जानी चाहिए। और कम से कम चलो और कुछ नहीं, चौधरी साहब कम से कम चौधरी साहब ने ये कहा कि इंतखाबी माहौल नजर आना शुरू हो गया। मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट के कोई 65 के करीब स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, दिन रात एक करके उन्होंने प्रूफ के साथ, ये वैसे सर्वेज नहीं है जिस तरह के होते हैं नॉर्मल सर्वे, ये उन्होंने हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें से 1000 बंदे से बात की, यानी 1000 का सैंपल लिया और जो पूरा जो सर्वे का स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करते हुए मैं जल्दी आपको ना हालत ताकि आपको एक सिनेरियो मिल जाए। NA 117 में इस वक्त नून लीग के पास 37% जो है वो उसकी हिमायत है, जो PTI है उसकी 25% है और पीपल्स पार्टी की 0.2% है। 118 में नून लीग 35% है, जो PTI है वो 33% है, पीपल्स पार्टी 1.5% है। 119 के अंदर 28.9 यानी 29% है और 43% है PTI और 1.2% जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी है। इसी तरह 120 के अंदर 43% जो है वो नून लीग है, 29% PTI है और 1.1% जो है वो पीपल्स पार्टी है। 1-1 के अंदर 32% नून लीग है, 36.5% PTI है और 0.7% जो है वो पीपल्स पार्टी है। NA 122 के अंदर 28% जो है वो नून लीग है। ये साद रफीक साहब का हल्का मेरा ख्याल, और उसमें वो हमारे खोसा साहब हैं, लतीफ खोसा साहब, 60% हिमायत है इसके अंदर, विच इज़ एस्टॉनिशिंग फॉर मी, लेकिन बहरहाल है 2.2% पीपल्स पार्टी है। 1-4 के अंदर 25% नून लीग है, 54% PTI है और 5.1% जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी है। 1-5 51% है नून लीग, 28% है PTI और 0.2% है आपकी पीपल्स पार्टी। 1-6 के अंदर 42.4% है नून लीग, तकरीबन 34% है PTI, 4.9% है पीपल्स पार्टी। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये जरूरी है। 30% है नून लीग 1-7 के अंदर,
40% है पीटीआई, ठीक, ये जिस हल्के की बात कर करें रहे हैं। 7% है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक, 1 to 8 के अंदर नून लीग 28% है, 51.5% है इस वक्त पीटीआई और 4.5% है पीपल्स पार्टी। ठीक, जो 130 है उसके अंदर 52% है नून लीग, 27% है पीटीआई और 31% है इस वक्त 3.1% शायद, या मेरे से लिखने में भी गलती हो गई है, 130 के अंदर इतनी कोई पीपल्स पार्टी है। देखिए अब सख्त सर्दी में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई 60-65 बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत की है और मेहनत करके रिजल्ट कंपाइल किए हैं, क्योंकि उनका कोई अफिलिएशन नहीं है और प्रूफ के साथ है, वीडियो बनी हुई है सबकी, जो भी किसी ने कहा है। इसके अंदर और भी हेड्स हैं, अदर और टीएलपी और वो सारे हैं, लेकिन मैंने मेन आपको बता दिया। अब बात सिचुएशन में मियां साहब क्यों नहीं आ रहे सामने? अब मैं ये वाली सिचुएशन बता दूं। अब आ जाए 1 to 7 के अंदर। ये ठीक बात है कि जलसा बहुत अच्छा हुआ है, 1 to 7 की सियासत भी इस वक्त बड़ी प्रॉब्लमेटिक हुई है। बिलावल साहब का एक प्रॉब्लम यह है कि बिलावल साहब को ये सीट दी गई थी कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ कुछ वोटर्स हैं, आप मेहनत करके ये सीट जीत लें, हमको ऐसा शाइस्ता परवेज मलिक लड़ती हैं, हमको अपना प्रॉपर कैंडिडेट नहीं देंगे। अच्छा, अब मामला ये है कि ये है नून लीग और एंटी नून लीग वोट। एंटी नून लीग वोट के अंदर वहां पर जो है ना, वो अब एक प्रॉब्लम है, पीटीआई के 2 कैंडिडेट्स अभी सामने आ रहे हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पीटीआई के कैंडिडेट्स ना हो तो फिर बिलावल को इसमें आसानी हो सकती है। नून लीग का वोट पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा, एंटी नून लीग जो है ना वोट मिलेगा, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अंदर अगर वोट डिवाइड हो गया तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर बाहर मुझे पता है कि वोट किस तरह। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब की तरफ। ये लाहौर की सूरत हाल देख रहे हैं, ये सूरत हाल आपने बता दी। नहीं, इसके अंदर आप इसको जरा इमेजिन करें ना कि बहुत से हल्कों में पीटीआई आगे है, पीटीआई बहुत से हल्कों में इस वक्त आगे है लाहौर के, और नून लीग चंद हल्कों में आगे है। अब इस सिचुएशन के अंदर नून लीग को प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से उन्होंने काम करना है। आपने अभी देखा कि NA-119 के अंदर पीटीआई के जो कैंडिडेट साहब हैं, मेहर मोहम्मद वसीम, वो साथ अपने जो प्रोविंशियल के वो कैंडिडेट्स हैं उनको भी लेके पूरी की पूरी जो तंजीम जो है ना, वो ना सिर्फ दस्तबरदार हो गई, नून लीग में शामिल हो गई। सो एक तो ये हरबाब शुरू होगा जो हो रहा है, जिस चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, अपनी सीट सिक्योर करने के लिए। देखिए, नवाज शरीफ के बारे में मैंने आपको कल भी अर्ज की थी कि उन्हें लाइफ थ्रेट्स हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। आज आप जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी भी गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे, चीज़ों के अंदर ना मसाइल आ रहे हैं। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इस मुल्क में इंतखाबात ना हो, जिसकी हमें मुख्तलिफ मिसालें भी हमारे सामने आईं। इस सारी सिचुएशन के अंदर मियाँ साहब को मना किया जा रहा है कि आप बहुत पब्लिक अपीयरेंस ना दें। ना देना वो भी प्रॉब्लम है। मैं तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि उनको अगर फ़र्ज़ करें ये बात जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो वर्चुअल खिताब शुरू कर दें, ताकि आप जो सवाल करती हैं, लोग सवाल करते हैं, मायूसी फैल रही है नून लीग के कारकुनों, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो अब उनके जो कैंडिडेट्स, जो उनके अपने बड़े कैंडिडेट्स, इवन रहनुमा भी डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। अब काफी टाइम हो चुका है। और दूसरी बात है ये मंशूर वाली कि अब 27 को ये मंशूर अब आ जाना चाहिए, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे आगे जाएगा मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि बाकी जमातें अपनी गुफ्तगू, चले पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो तो गलत डिबेट है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी बात कर रही है, दूसरी जमातें अपनी बात कर रही है। इसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तरफ पे NA-119 की भी सिचुएशन है कि जी वहां से वो जो मेहर मोहम्मद वसीम साहब अपने पूरे टोले के साथ चले गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। 25 को एक और जलसा भी करने की बात सामने आ रही है कि आपको लगता है कि उसमें भी आ सकता है मंशूर, और ये कह रहे हैं लाइफ थ्रेट्स डेफिनेटली मौजूद होंगे। मानसेरा में जलसा करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी के साथ, वहां पर भी कुछ सिचुएशन आई है सोशल मीडिया के ऊपर, कैप्टन सफदर साहब की, दमाद साहब के साथ जो कुछ हुआ है, एग्जैक्टली बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। मियां साहब को भी पता है कि वहां पे जो कुछ दमाद साहब के साथ हुआ है, लोगों के जो जज्बात है ना वो बड़े खतरनाक है इस वक्त। देखिए जी, आप 127 में नहीं, सॉरी, मरियम साहबा का हल्का जो है NA-119, हम कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग की बातें कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने तो इलेक्शन से पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी है। उन्होंने तो पहले ही उम्मीदवारों को खरीदना शुरू कर दिया है, अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया है। चले आप उसको मार्केट ट्रेडिंग कह लें। आप ये सोचें कि वो पीटीआई के जो लोग शामिल हो रहे हैं वो क्यों शामिल हो रहे हैं, आप कैसे गौर करें। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो पीटीआई का है? अभी तो वहां पे और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आप इसको, आपने तो बल्ला वैसे छीन लिया था पीटीआई से, अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो पीटीआई का था? उन्होंने तो हाथ से पकड़ के दिया कि जनाब ये ले रहे हैं, हम नहीं इस काबिल रहे कि उसको जो है वो इसी तरह 117 में एक उम्मीदवार थे मियां वईस साहब, उन्होंने विड्रा किया अलीम खान साहब के हक में, वो भी पीटीआई में रहे थे, लेकिन वो क्योंकि चॉइस सरवर साहब की लॉबी में थे,
उन्होंने विड्रा किया। नहीं आप बोले हॉर्स ट्रेडिंग की है। नहीं आप उस वक्त नहीं बोले, कल आपने बात की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कही, आज आपने फटाफट हॉर्स ट्रेडिंग का वो डाल दिया कि जी हॉर्स ट्रेडिंग। सर हॉर्स ट्रेडिंग इसको नहीं कहते, हॉर्स ट्रेडिंग इंतखाबात के बाद है। देखिए अगर फर्ज करें कि कहीं पे ये इतने भी इत्तेहाद बन रहे हैं, या मैंने कहा था इलेक्शन से पहले, अच्छा बहरहाल अगर आप मियां साहब को मेरी गुजारिश है, मियां साहब को थोड़ी हिम्मत दिलाएं, उन्हें कहें कि मैंने तो हाल बता दिया है चॉइस साहब, लाहौर आपका है, लाहौरिया जो है ना वो लाहौर नहीं करेगा। अच्छा अब आ जाते हैं ये जो आपने एक सर्वे पेश किया है, मैं वैसे अप्रिशिएट करता हूं बच्चों को कि जिन्होंने इतनी एफर्ट की सर्दी के अंदर एक सर्वे किया, बहुत अच्छा। लेकिन आप एक चीज ज़हन में रखिएगा, वो बच्चे जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या जहां से वो इस वक्त ज़ेर तालीम है, उसी इंस्टीट्यूट के तालीम याफ्ता और इस वक्त असातिज़ा का दर्जा रखने वाले वो भी सर्वे करवा रहे हैं। मीडिया के ऊपर वो लोग बैठे हैं जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं और उस यूनिवर्सिटी का असातिज़ा का दर्जा भी दे देता है। लेकिन मीडिया ना इतने ज्यादा लोगों के सर्वे कर नहीं सकता, वो आप 5, 7, 10, 15, 20, 25 बंदे कर सकते हैं, 1000 बंदा नहीं कर सकते। अगर हम इस पॉइंट से मैंने बात की, इस सर्वे को हम अगर सामने रखें तो फिर तो मुस्लिम लीग नून को फौरन आ जाना चाहिए मार्केट के अंदर। फिर तो उन्होंने देखो ना, वो ये भी क्लेम करते हैं साड़ी तो गल भी हो गई है। अब उनकी गल भी हो गई है, फिर भी डरते मार्केट च नहीं आ रहे, लोगों को फेस नहीं करते पे, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिलाओ, उनको बाहर निकलो, उम्मीदवारों को आगे मिलो जरा लोगों लगता है। अच्छा वो गए हैं ना कैप्टन सफदर साहब मनसहरा वाले हल्के में, जी बिल्कुल, वो गए हैं लोगों के पास। जब वो लोगों के पास गए हैं, लोगों ने बड़ी इज्जत अफजाई की है उनकी, और उस इज्जत अफजाई के क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ होते हैं। बेशक हम उसको हमें पता है, इस वक्त कह दें कि वो आप जिस जमात की बात कर रहे हैं उनका काम ही है, वो कर लेते हैं कहीं ना कहीं पटे होते हैं। अभी हमने अदालत में भी देखा था, सारे एक अकेला बंदा, अकेला वकील, वो जनाब नारे मारा था, पकड़ के ले गई पुलिस। अच्छा, इस तरह के लोग, इस तरह के एलिमेंट होते हैं। ये गलतफहमी तो आप लोगों ने प्लान किए होते हैं, फील्ड किए होते हैं, ये होते हैं, बाद में इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। एक तो आप जितने मर्जी सोशल मीडिया पे क्लिप चला लें, सर बात ये है कि ना तो कैप्टन सफदर पहली दफा गए हैं, वो अब तक 10 जगह 12 जगह की वीडियोस मैं भी देख चुका हूं, जो अच्छा खासा जमे गफीर है वो आपकी नजर से नहीं गुजरता, वो आपको नजर ही नहीं आता। ये एक ना ज़हन बना के बैठी है मुस्लिम लीग नून कि जो तनकीद करेगा वो पीटीआई का। एग्जैक्टली भाई आप अपना पहले अपने ज़हन की खिड़कियां खोलें। आप पे तनकीद सिर्फ एक पार्टी या उसके कारकुन नहीं कर, जब मैं आप कहता हूं, आपसे मुराद मेरा आदम चौधरी साहब नहीं होते, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा होता हूं कि एक जमात अगर ये समझती है, या कुछ लोग उसको वायरल करते हैं, या उनका वो तो काम ही है ना, उनको पैसे भी इसी चीज के मिलते हैं, उनकी नौकरियां भी इसी चीज पे लगी हुई है कि सारा दिन बैठ के उन्होंने यही काम करना है। उनको कहते थे कीबोर्ड वॉरियर्स, ठीक है। अब मैं सीधी बात है, वो जो आज का क्लिप आप जो आपकी नजर से गुजर गए, मैं आपको 10 क्लिप जरूर दिखा सकता हूं ऐसे, जिसके अंदर जो जिनकी बारे में गुफ्तगू हो रही है कि वो दामाद साहब जो हैं, वो जिन्होंने उन्होंने की है, वो बड़े बेहतरीन कामयाब प्रॉपर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे मौजूद हैं वहां पे। वो ऐसा जलसा तो उन्होंने करना नहीं था, लेकिन वो जलसे की प्रिपरेशन के लिए जो वो थे वो बड़े ठीक थे। सो अब आप एक को लेके बैठ जाए, करते रहे। मैंने तो आपको हकीकी सिचुएशन है वो बताइए। बिलावल साहब एक मासूमाना ख्वाहिश रखते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी वजीर आजम का कैंडिडेट हूं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब भी हैं, तो टीवी स्क्रीन पे इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो उनकी मासूमाना ख्वाहिश पूरी कर ली जाए। हम तो कहते हैं, मैं तो जाती तौर पे समझता हूं, नहीं ना माने ऐसा नहीं बाल का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरी नजर में दुनिया भर के अंदर ये डिबेट्स होती हैं। देखें यूएस अमेरिका के अंदर हम ऐसे इतने मैच्योर नहीं है, मतलब पॉलिटिकली इतने मैच्योर नहीं है, बट स्टिल मैं अपनी जाती बात बता रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में खुद स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैंने ये जो सनम जावेद के वालिद साहब हैं, ये काउंसलर थे हमारे हल्के के, जावेद साहब जो हैं, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से मैंने पहली दफा 3 कैंडिडेट्स को इकट्ठे बिठाया था काउंसलर के, हमारी सोसाइटी ने। और आज तक लोग याद करते हैं उस एक बात को, उस एक इवेंट को जो हमने करवाया था, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि भाई आप हमारे लिए क्या करेंगे। और जब आप ओपन डिबेट करते हैं, भाई नवाज शरीफ साहब को ओपन डिबेट करनी चाहिए, वो नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ साहब कर लें, कोई डिबेट करें, इस वक्त करनी चाहिए। इस वक्त क्योंकि तमाम उम्मीदवार वो डिबेट कर रहे हैं, जलसों में जा रहे हैं या बिल्कुल ऐसा ही है। आप उनकी गुफ्तगू पे थोड़ा सा ना नजर दौड़ाएं कि कौन ऐसा बंदा है जो इश्यूज के ऊपर बात कर रहा है, कौन ऐसा बंदा है जो आगे रोड मैप की बात कर रहा है, और कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह मरियम साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के आप तकारीर सुने, उनको अपने भुगत से आगे नजर ही कुछ नहीं आ रहा।
या वो अपने सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं, या वो अपने गिले शिकवे सुना रहे हैं, या अगली पार्टी या अगले बंदे से अपने बुग़्ज़ निकाल रहे होते हैं। कर रहे हैं सर, बिलावल भी यही कर रहे हैं, और जिनसे आप 10 नुकाती एजेंडे से मुझे लगता है मुतासर हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए ये बिजली पे सियासत क्यों की जा रही है? अभी अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं उसका पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख देता हूं। आजम साहब, ये बिजली फ्री अच्छा, ये कोई भी नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं दे सकता। इन्होंने हमजा साहब ने अगले 5 साल को ये काम चंद माह पहले अपनी वजारत आला में कहा जी कि मैं बिजली के 300 यूनिट या 100 यूनिट जितने भी वो उसको फ्री दे रहा हूँ। वो देखें उस वक्त भी लॉलीपॉप देके चले गए, अब फिर 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। था IMF इसके ऊपर मानता ही नहीं है। बिलावल साहब भी 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। आपके पास वो एनर्जी के वैसे ही नहीं है एनर्जी पीछे। Exactly. जब बिलावल साहब ने उसको अमेंड कर लिया, वो कहते हैं अब सोलर लगाऊंगा, लेकिन सोलर कहां से लगाएंगे? आपके जो IPPs है उनका आपके ऊपर इतना प्रेशर है स्टेट के ऊपर, वो आपको चले जी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। और जहां पे बात की जा रही है इंतखाबी मुहिम हवाले से, तो वहां पर वादे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वादे अगर हों तो फिर लोग डेफिनेटली अपील लाजमन होंगे। यहां लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां पे सियासी सूरत हाल की बात की जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी गिले भी किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह के मुजालिम मैंने फेस किए हैं, इतने शायद किसी और पार्टी ने फेस नहीं किए। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टारगेट भी किया है। इसी के साथ साथ कराची की अगर बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MQM भी अच्छी खासी नाराज नजर आ रही है, और जमात इस्लामी भी नाराज नजर आ रही है। हाफिज नईम उर रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर हम जीत कर आएंगे तो वो भी फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। जनाब, ये जो फ्री यूनिट तकसीम किए जा रहे हैं पूरे मुल्क में, क्या आपको मालूम है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स कहां खड़े हैं इकोनॉमी की बेस के ऊपर? ये किस बेस पे वादे किए जा रहे हैं? और MQM भी इसी तरह के कुछ वादे करती हुई नजर आ रही है और गिले शिकवे करती हुई नजर आ रही है। बिलावल साहब ने नो डाउट तकरीर बहुत अच्छी की, लेकिन पूछने वाले सवाल ये भी पूछते हैं कि कराची की आज जो सूरत हाल है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लाड़काना की तरह ही पूरे मुल्क को बनाना है, या डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं? दूसरी जाने पर जी साबिक वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, जिन्होंने इससे पहले फौजदारी मुकदमात के तहत अगर बात की जाए तो वादा माफ बनने की कोशिश की थी। 161 और 164 के तहत उन्होंने अपने बयान को भी रिकॉर्ड करवाया था। उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरे से हलफ नहीं लिया गया था, और तमाम तरह उनकी जो सिचुएशन सामने आई अपने पैनल से, इस पर भी बात करेंगे। और आज निगरान वजीर आला ने पंजाब में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका सबको दिया जाएगा। अगर कहीं पर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो हमारे पास शिकायत लेकर आए, हम उसका फिल फोर हल करेंगे। पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें तमाम RPOs और कमिश्नर्स ने भी शिरकत की है, और उसमें क्लैरिटी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और दूसरा, आज मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और ये मैं तमाम पंजाब में जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैं ये उनको क्लियर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कहीं पे कोई रुकावट पैदा करे एडमिनिस्ट्रेशन साइड से या किसी साइड से, आप कोई भी शख्स है, मुझे कंसर्न नहीं है, वो हमसे रब्ता करे। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि अगर कोई किसी किस्म की रुकावट में पाया गया, हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना चाहते हैं। हम किसी सूरत भी ये धब्बा नहीं लेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कोई चीज़ हुई है। हम बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में, और आज तमाम RPOs और कमिश्नर को ये बात कन्वे हो गई है कि किसी की शिकायत आई तो सख्त एक्शन होगा। और कोई भी उम्मीदवार पंजाब का इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता कर सकता है, हमसे भी रब्ता कर सकता है। हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और कोई एडमिनिस्ट्रेशन जी लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले और इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे। नुशाद साहब, आज तो ये बात निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था किस तरह से सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, बिलखसूस जो उमर डार साहब की वालदा साहिबा हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, तो उनके जो वर्कर्स थे उनके घरों पर छापे भी डाले गए थे, रात गए। तो आज ये बयान भी सामने आया, आप इसे किस तरह से देखते हैं? और दूसरी जाने पे मुस्लिम लीग नून के मुजालिम का जिक्र आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया, और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने, मेरे ख़ानदान ने इसको बहुत ज़्यादा फेस किया हुआ है, जालों ने भी फेस किया है।
देखिए, मैं पहले बिलावल वाली बात कर लेते हैं, मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। वो जितनी भी बात कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ एंटी नून लीग वोटर को अट्रैक्ट करना है। उन्हें नून लीग वोट नहीं डालेगी ना जी, ना उन्हें एज सच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वोट डालेगा। वो क्या कर रहे हैं कि वो देखिए कि एक ये जो हम जिस हल्के की बात कर रहे थे वहाँ ग्रीन टाउन है, ये 10,000 घर 3-4 मरले के भुट्टो साहब ने बना के दिए थे। बाहर कॉलोनी के अंदर वो है, फिर क्रिश्चियन आबादी है, और ये जो हल्का है इसके अंदर आपका जो पोश लोकेलिटी है ना मॉडल टाउन की, और उसकी वो 10% भी नहीं है। जो बाकी 40% है वो मीडियोकर है, और जो 50% है रेस्ट वो कच्ची आबादियां और उस तरह के इलाके हैं जिसमें ग्रीन टाउन है या वो है। ये जो सारे लोग हैं ये एज सच एक ज़माने के अंदर पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रहे हुए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि ये मुफाहमत की सियासत खास तौर पे जब आई तो उसके बाद से एक जो नाराज उसका वोटर है वो पीटीआई की तरफ चला गया। ये नेक्स्ट जनरेशन जो पहले वाले लोग थे वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट डालना बंद कर दिया। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि नून लीग को लताड़ें, ताकि लताड़ के उनको कम से कम वो वोटर जो मुफाहमती सियासत की वजह से साइड पर हो गया था उसका वोट उनको मिल सके और वो कंपटीशन पैदा कर सके। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है ना। ये आपको अनकरीब फिर दोबारा चचा भतीजा जो है वो इसी तरह से चचा भतीजा नजर आएंगे। जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आएगी, ये मेरे अल्फाज लिख के रख लीजिए, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो रही होगी तो आप भी देख लीजिएगा कि कैसे मामला जो हैं वो तय होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं कुछ जगहों के ऊपर ये बातें होती हैं, उसमें कुछ दुरुस्त भी हैं जी, और कुछ जो है वो आप यूं समझ लीजिए कि वो तो हम वो कहते हैं क्या कहते हैं सर कि जरा बनी बनाई बना के पेश की जाती हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इसीलिए आपको सोशल मीडिया से ज़्यादा अपने जो आपके अपने रिपोर्टर्स हैं या जो आपके अपने मीडिया के लोग हैं जो ऑथेंटिक बात करते हैं, जो जिम्मेदार सहाफ़ी हैं, उनकी बात के ऊपर ज़्यादा रिलाय करना चाहिए। सोशल मीडिया को नहीं देखना चाहिए। बहुत सी वीडियोस बनाई जाती हैं, बनवाई जाती हैं। ये तो बिलावल साहब कह रहे थे जनाब, सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं। बिलावल की तो मैंने बात आपको बता दी। आप तो सियालकोट की बात कर रही हैं या कुछ इलाकों की बात करी। हाँ, कुछ जगहों पर हाई हैंडेडनेस है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये नहीं होता कि बिल्कुल नहीं है। अब जो निगरान वजीर आला साहब हैं वो आकर कहते हैं कि जी हम इसको कर लेंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल ये कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी ये कह रही है, लेकिन जो भी कोई कह रहा है उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ शिकायत भी आ रही। असल मामला ये, इसको एड्रेस करने का तरीका ये है कि जब इस तरह का मामला कहीं पे हो वो करते हैं लोग। मैं आपको बताऊं, मैं एक जमाने के अंदर हमारे एक दोस्त जो है वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ने लगे, आज से मैं बहुत अरसा पहले की बात बता रहा हूं, तो वो पता चला जी उनको थ्रेड कॉल आनी शुरू हो गई हैं। वो पता चला वो कि जी वो उन्होंने किसी का नाम ले रहे थे और नाम लेके थ्रेड कॉल कर रहे थे। बाद में जब उसको प्रॉप किया गया, उनको सारा कुछ बाहर निकाला गया, तो पता चला वो अपने किसी दूसरे काउंसलर को जितवाने के लिए वो अपनी तरफ से वो अपनी अब्यूज ऑफ पावर कर रहे थे और वो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे। तो पर्सनली भी लोग करते हैं ना। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके जो रिश्तेदार हैं, कोई उनमें पुलिस में हैं, कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं, कोई महकमा ज़राअत में हैं, तो थ्रेट्स भी करते हैं लोग प्रेशराइज भी करते हैं। अब मकसद उनका ये है कि इंतखाबात जीतना। अब हर चीज के अंदर जरूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट कुछ काम कर रही हो। सो उस वक्त उन चीजों को करने के लिए कंट्रोल करें। देखिए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने ये एक मामला हुआ, ये बिल्कुल नवाज शरीफ के घर के साथ उसी जगह पे हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस लिया, एफआईआर दर्ज कराई। जब आप मामला प्रॉपर कोई होगा वो सामने आएगा, फिर लोकल ग्रुप वहां लोकल ग्रुप भी तो आपस में लड़ते हैं, चीजें करते हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी से निकल के हमें ब्लर पिक्चर नहीं शो करनी चाहिए, हमें क्लियर ट्रांसपेरेंट बात करें। हाँ, जहां है उसको फिर विद प्रूफ सबके सामने देना चाहिए। यही मीडिया का काम है और ये सबके सामने आना चाहिए। आजम साहब, कराची की बात कर लेते हैं। कराची की सिचुएशन भी काफ़ी डिफरेंट हुई है। बिजली फ्री होने के वादे वहाँ पे भी किए जा रहे हैं, यूनिट वहाँ पे भी फ्री तकसीम किए जा रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे वीडियो इस तरह से आई और हमने न्यूज़ में भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैंडिडेट के ऊपर अटैक किया गया। वहाँ पर एक उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो कुछ खाना खा रहे थे, कुछ भी वटेवर वहाँ पर हो रहा था, तो वहाँ पर अटैक भी किया गया। फिर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि जी वो उनके बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं फ़ंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंतखाबी मुहिम के लिए, और जमात इस्लामी वाले यही इल्ज़ाम एमक्यूएम पर लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कराची के अंदर एमक्यूएम जो है वो हमेशा बरसरे इक़्तिदार रही है जी। और एमक्यूएम को इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि उनको ये एहसास हो रहा है कि शायद बाप का साया उनके सर से उठ गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें जी। जब किसी औरत के ज़्यादा खसम हो ना तो फिर उसकी यही हालत होती है। इनके मेरा ख्याल है खसम ज़्यादा हो गए हैं। कभी वो लुढ़क के नून की तरफ जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, कभी किसी और तरफ जाते हैं। असल में इन्होंने की है पूरी ज़िंदगी मुफादात की सियासत। उन्होंने हमेशा इक़्तिदार के लिए
साजिशें की हैं, इक़्तिदार हासिल करने के लिए उनकी सियासत होती थी और चंद बड़ी लुक्रेटिव किस्म की मिनिस्ट्री जिसमें शिपिंग ये उनका मतमय नज़र होता था। अवामी खिदमत का नारा तो लगाते हैं लेकिन अवामी खिदमत आज तक वहाँ पे नज़र नहीं आई। अगर अवामी खिदमत कर रहे होते तो हम पीपल्स पार्टी के जो कराची के हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं, कराची के जो बल्दियाती वहाँ का सेटअप है वहाँ पे तो हमेशा MQM रही है बरसर इक़्तिदार। एक दफ़ा हमें जमात इस्लामी नज़र आई है नेमतुल्लाह साहब, और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी नज़र आई है जो नईमुर रहमान साहब से इलेक्शन छीन के वो उनको दिया गया, वरना तो MQM रही है हमेशा। MQM उसका जवाब नहीं दे सकती। अब MQM को इस वक्त कभी आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड की MQM बात करती है, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी है और वो भी दावा कर रही है कि वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और कभी वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर वो इतना लड़ रहे हैं कि पता नहीं जैसे उन्होंने सीट जीत लेनी हो, जबकि उनकी हालत इस वक्त बहुत पतली है कराची में। जो माजी की MQM थी वो किस्सा परीना बन गई है। 2018 के इलेक्शन में MQM की बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो जो उसकी पुरानी लेगेसी थी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब उसको सरनू वहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है, तगदो करनी पड़, इसलिए वो चीखें मार रहे हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब पे ज़रा बात करना चाहूँगा जो उन्होंने बात की। देखें, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोगों को तंग किया जा रहा था पुलिस की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से। किसी के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, किसी को दफ्तर नहीं खोलने दिया जा रहा, किसी को कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही। अच्छा, लेकिन पंजाब के अलावा बाकी सूबों में कोई इतना ज्यादा इशू नहीं था। अब कराची के अंदर जो वाकया हुआ है, जो एक इंतखाबी दफ्तर पे हमला हुआ, वो MQM ने किया है। सियासी जमातें या सियासी ग्रोह एक दूसरे पे करते हैं इंतखाबात में, लेकिन इंतजामिया की जानब से रोका जाना किसी को इंतखाबी अमल से, उनके दफातर ना बनाने देना या उनको कॉर्नर मीटिंग ना करने देना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी हक है जिससे उस कैंडिडेट या उस जमात को महरूम किया जाता है। अब पंजाब के अंदर या इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर हमें ये सबसे ज्यादा मसाइल नजर आते थे। बार बार आप जो हम बेशक जितना मर्जी कहें कि सोशल मीडिया के ऊपर फैब्रिकेटेड वो स्टफ आ जाता है जो भी है, लेकिन पंजाब के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि PTI का कोई ऐसा बंदा हो जिसको पुलिस ने तंग नहीं किया या जिसके अजीजो कारक को तंग नहीं किया। अब क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई हैं, अब क्योंकि इंतखाबी माहौल है, तमाम पार्टियां अपने जलसे जुलूस कर रही हैं, लेकिन मुझे जहां तक याद है कल रात तक लाहौर के अंदर PTI के किसी उम्मीदवार को यहाँ पे ना जलसा करने दिया जा रहा था, ना उसको कॉर्नर मीटिंग करने दी जा रही थी। और ये चीजें इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंची हैं, हाईलाइट हुई हैं, जिसपे आज उन्होंने कहा जी कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, लेवल प्लेइंग उनका हक है, तमाम कैंडिडेट्स को उनको मिलनी चाहिए। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि मोहसिन नकवी साहब को निगरान हुकूमत को इस तरह का कोई बयान देना। ये तो अंडरस्टूड था कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी का हिस्सा था इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मिलकर ऐसा माहौल बनाए कि तमाम उम्मीदवारों, तमाम पार्टियों के लिए एक साजगार माहौल हो, तमाम आज़ादी के साथ अपनी कंपेन करें और इलेक्शन लड़ें। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज भी अगर ये थोड़ा सा किबला दुरुस्त कर ले तो मेरा ख्याल है कि उम्मीदवार ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों के पास जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। बात बहुत अच्छी। अब कुछ बात करते हैं जी साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के हवाले से। आजम खान आपने MQM पे मेरे से बात नहीं की ना, बिजली के बिलों की बात की है कि बिजली के प्लीज 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 वक्त भी मुख्तसर है, क्या कहेंगे आप MQM के हवाले से? और ये बिजली जो तकसीम की जा रही है, ये समझ से वैसे इसको कोशिश करें कि लोगों को ये कहें कि यार को जो है ना गैस के बिल और पानी के बिलों पे भी बात कर ले। पानी के बिल भी बहुत बढ़ गए, गैस के बिल भी इनको को बताए यार कि कोई बिजली, गैस और पानी भी, ताकि किसी का कोई फायदा तो हो। अगर कोई पानी के 4 गुना कर दिए गए। हाँ जी, गैस का आप देखें कहां से कहां चला गया टैरिफ। तो ये यूटिलिटी बिल्स ओवरऑल ही असल में सियासत इसलिए हो रही है बिजली के बिलों पे क्योंकि बिजली के बिलों से लोगों को बहुत तंगी हुई है। एक जमाना था लोड शेडिंग पे सियासत हो रही थी, एक जमाना था टेररिज्म पे सियासत हो रही थी। तो इस दफा जो है वो महंगाई के ऊपर ओवरऑल सियासत है। महंगाई का जो इस्तारा है वो इस वक्त बिजली के बिल है। इसका मतलब ये है महंगाई, ये महंगाई के ऊपर ये बात अभी इस महीने पे 6 रुपए यूनिट बढ़ा दिया गया है। अभी ये जनवरी में फिर बढ़ाने की बातें हो रही है, बड़ी अजीब। मैं अभी हम बात कर रिटेलर और टैक्सेस और ये वो जो बात हो रही है, ये अब तो गवर्नमेंट इकट्ठे ही पैसे जो है वो यूटिलिटी बिलों से ही कर रही है। ये जो टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, ये महासल जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो हमने किए हैं, ये सारा ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये बिजली के बिलों और यूटिलिटी बिलों और इन पे डाल, क्योंकि ये आसान तरीन तरीका है कि आप हमें हमारे पे प्रेशर डालते जाएं, दबाते जाएं हमें, और दबा के गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठे करे ताकि जो है वो आराम से बैठ के अपना सिस्टम चलाते रहे। ये काम किया जा रहा है। सो ये लोग खेल भी इसीलिए रहे हैं कि बिजली के बिल अभी होते रहने हैं, इलेक्शन तक होते होते 2 दफा, शायद 1 या 2 दफा फिर बढ़ चुके हो, 1 दफा तो कम से कम जरूर बढ़ जाएंगे। चलें, इस पे हम बाद में डिटेल में बात करते हैं। अब वक्त मुख्तसर है, तो वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो बयान दिया है, वो कह रहे थे कि जी ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया था बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो चाहते थे कि प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया जाए कि तहरीक अदम एतमाद को रोका जा सके। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये बात तो अब बहुत
जगहों से ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक आज़म खान का मामला नहीं है। आप देखिए कि बहुत सी बातें जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं उससे मुतल्लिक खुद इमरान खान साहब भी करते रहे हैं, पब्लिकली करते रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने किया है वो पब्लिकली किया। जो बिहाइंड वो जिसे कहते हैं वॉल्स किया है वो आज़म खान आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तरीके अदम इत्मीनान से बचने की आती रही हैं, किस हद तक आती रही हैं वो अब हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी बता रहे हैं, चीज़ें भी आ रही हैं। सो अगर आप ये समझें कि ऐसा नहीं था, ये ऐसा ही था, ठीक है ना। उन्होंने ये कोशिश की है, इमरान खान साहब के हाथ में उस वक्त वो चीज़ लगी, फर्ज करें वो साइफर ना होता, वो फर्ज कर लेते हैं कि वो कोई बंदा, कोई शख्स उनके हाथ लग जाता है जिसके जरिए वो उस काम को करने की कोशिश करते, क्योंकि उनकी हर तलवसा ये कोशिश थी कि तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब ना हो। तहरीक अदम इत्मीनान जो थी इससे पहले भी एक दफ़ा फॉर्म हुई थी, चंद माह पहले भी ये कोशिश शुरू की गई थी। उस वक्त भी मामलात जो थे वो हुए थे डिस्कस, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना लेके पहुंचे हुए थे, और उस वक्त भी बातचीत हुई थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनको कुछ यकीन दहानियां कराई गई थी, जिसके ऊपर उन्होंने बाद में शोर किया कि आपने मेरे से यकीन दहानियां कराई थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया जिसकी वजह से वो मामलात आगे बढ़ नहीं सके। देखिए उस वक्त हालात ऐसे हो चुके थे कि पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि ये मामलात इसी तरह से होते। किसी को पसंद आए ना आए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मईशत एक ऐसा इसे कहते हैं कि हथौड़ा है जो सब सर पे पड़ रहा हो तो उसको आपको कुछ सुझाई नहीं देता। सो इन हालात के अंदर उसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी, उस वक्त हालात ऐसे ही थे, और उन हालात के अंदर जब ये कुछ होगा तो उनके हाथ में जो बन पाया खान साहब ने किया, और सोचे समझे बगैर किया। यही फ़र्क होता है एक सीजन पॉलिटिशियन में, तजर्बाकार में, और जो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना हो उसके अंदर, और ख़ासतौर पर जब उसको आदत हो कि वो बिल्कुल बगैर सोचे समझे हर चीज़ पर बयान दे देते हैं और बाद में यूटर्न ले लेते हैं, क्योंकि उनका तजर्बा इतना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बाकी लोग नहीं करते रहे, नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत से 90 की दिहाई में ये गुफ्तगू करते रहे, जिनसे ये मोहतरमा भी ये करती रही है, ये तजर्बाकार सियासतदान है, तजर्बाकारों की नींदें उड़ा दी है उसने, इलेक्शन में भागते फिरते हैं, इलेक्शन में उन्होंने नींदें नहीं उड़ाई, उन्होंने बेवकूफ लोगों के उस कट से नींदें उड़ी हुई हैं। देखिए मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कैसा ना तजर्बाकार है कि उसने इनकी नींदें उड़ा दी हैं ना तजर्बाकार ने। अगर वो तजर्बाकार होता तो फिर तो शायद ये बिलों में घुस जाते, बाहर ना निकलते। देखिए ये हमारे दोस्त है सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस पर उन्होंने एक वीलॉग किया आज़म खान साहब के हवाले से, कि उन्होंने जो बयान उन्होंने पहले दिया था, मेरा ख्याल है ये शायद जुलाई में या अगस्त में शायद उन्होंने बयान दिया था आज़म खान साहब ने, 28 अगस्त को 164 का बयान उन्होंने दिया था कि साइफर जो है वो बरामद हुआ। लेकिन अभी उन्होंने 18 जनवरी को दोबारा एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने खान साहब के हाथ में जो कागज़ देखा था मुझे नहीं पता वो साइफर था या क्या था। बहरहाल उस वक़्त मेरे से दबाव के तहत बयान लिया गया था, अब उन्होंने हलफ दे के ये बयान दिया। अब इसके ऊपर देखें साइफर का केस हो या तोशाखाना का हो, आप तोशाखाना पे भी आपको याद होगा मैं हमेशा कहता था इस केस से कुछ नहीं निकलना। अल्टीमेटली अगर तोशाखाना को पूरा खंगालेंगे ये तमाम सियासतदान और इनके साथ टूर करने वाले, चाहे वो जर्नलिस्ट है या कोई भी हैं, सारे उस नरगे में आएंगे। और ऐसा ही हुआ, तोशाखाना के ऊपर इस वक्त गर्द पड़ चुकी है। इसी तरह साइफर के ऊपर देखिए आपने अगर केसेस बनाने हैं तो केसेस कम से कम इतने मजबूत होने चाहिए, उनके चलान इतने मजबूत होने चाहिए कि वो अदालतों के अंदर फैसले तक पहुंच सके। आपने अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है तो उसका कोई फायदा नहीं। 70 साल में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकले, सिर्फ एक रिजल्ट निकला है कि ये कौम जो है ना कई दहाइयां पीछे चली गई है, मुल्क कई दहाइयां पीछे चला गया इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। आपकी बात बहुत वैलिड, और जहाँ पे बात की जा रही है मुकदमात के हवाले से, तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है या फिर इसके पीछे के क्या हकायक, ये फैसला अदालत ने करना है। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं IMF के हवाले से। वो तमाम लोग इस वक्त जो सियासी अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, आवाम से वादे किए जा रहे हैं आपको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये रिलीफ आपको दिया जा सके। इस वक्त जो चीज़ों की कीमतें हैं उनमें मजीद इजाफा भी होने जा रहा है, और वो तमाम लोग जो ये दावे कर रहे हैं, बिलखसूस एक ख़ास जमात दावा कर रही है कि हमारी बात तो पहले से हो चुकी है, तो फिर ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो प्लान बनाया जा रहा है वो उनसे डिस्कस ना किया गया हो या उनकी नज़र से ना गुजरा हो। कुछ मुबस्सिरीन
मुबसरीन का यह भी कहना है कि इसीलिए शायद हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना मंशूर नहीं शेयर करना चाह रही। चीनी की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, बहुत सी प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडीज जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कह रहे थे कि मैंने अशराफिया की सब्सिडी को खत्म करना है, क्योंकि सालाना ये हमें अरबों रुपए की जो सब्सिडी पड़ती है ये खत्म होकर रहेगी। मरियम साहिबा भी ये बात कर रही थी कि जी मुझे खवातीन पर तरस आता है, क्योंकि बिजली की बात की जाए, गैस की बात की जाए तो गैस उनके घरों में नहीं आ रही, बेचारियां तंग हो रही हैं। तो फिर यहाँ पर कई सवाल जन्म लेते हैं कि वो जो पाक ईरान मुआहिदा हुआ था गैस के हवाले से, जरदारी साहब के ही टेन्योर में हुआ था, उसे क्यों रोका गया, या इस तरह की सब्सिडीज को पहले क्यों नहीं खत्म किया गया। IMF के साथ जो प्लान तरतीब दिया जा रहा है, क्या नताइज इसके आ सकते हैं और तमाम तर सियासी पार्टीज इसको किस तरह से डील करेंगी। इसी के साथ साथ जी आज दायरा शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है, 2,62,00,000 बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। ये बहुत बड़ा खतरनाक फिगर है और जिसमें पंजाब सरे फहरिस्त है, पहले नंबर पर पंजाब की पोजीशन है। इस हवाले से अभी तक क्यों नहीं किसी सियासी पार्टी ने कोई खास काम किया। आजम चौधरी साहब, प्लान सब दे रहे हैं, बिजलियां भी सब बांट रहे हैं, यूनिट भी फ्री दे रहे हैं, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट फिगर्स आ रहे हैं IMF के साथ, अभी हमने अगला मुआहिदा भी करना है, डील भी करनी है। चीनी महंगी हो रही है, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पर टैक्स लगाया जा रहा है और टैक्स डबल किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले? देखें, इस वक्त अवाम जो है पाकिस्तान की वो सांस लेने का भी टैक्स दे रही है। हम पानी का एक घूंट भी पीते हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरफ से अवाम को निचोड़ा जा रहा है और IMF का दबाव हमारे ऊपर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आप जितनी उसकी शराइत पूरी कर रहे हैं, आप देखें लम्हा बलम्हा वो शराइत जो है ना मजीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपका कर्जे लेना ये कोई हल नहीं है मुल्क चलाने का। मुल्क की मईशत को आप जब तक खुद अपने पाँव पर खुद खड़े नहीं होंगे, आप अपनी सनतों को जब तक नहीं चलाएंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, आप अपना रेमिटेंस नहीं बढ़ाएंगे, आपका मुल्क नहीं खड़ा हो सकता। आप कर्जों के ऊपर नहीं आप सर्वाइव कर सकते। IMF से कर्जे लेते जाएंगे, IMF अपनी किस्तें इंश्योर करने के लिए आपके ऊपर मजीद टैक्सेशन का और उसको रिकवरी का दबाव बढ़ाता चला जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह गरीब को बिल्कुल उसका गला घोंटने के मुतरादफ है। IMF की अभी जो शर्तें आई हैं टैक्सेशन के हवाले से, देखिए हम टैक्स लगा किस पे रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसका टैक्स बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो बिजनेस उससे तल्लक रखता है कम्युनिटी से। लेकिन जो ऐसे तबकात जिन पर टैक्स लगना चाहिए वो टैक्स नहीं दे रहे, उनको कौन पकड़ेगा। आप जाए ना, ये लाहौर की जो बड़ी मंडियां हैं, मार्केटें हैं, वहां पे आज भी पर्ची पे काम हो रहा है, वहां पे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। आप उन पे टैक्स लगा के देखें, वो आपका सारा जो है ना वो बंद कर देते हैं, निजाम सिस्टम बंद कर देते हैं। आप एग्रीकल्चर पे कोई रियलिस्टिक टैक्स लगाएं, आप छोटे जिम्मेदारों को छोड़ के बड़े जिम्मेदारों पर टैक्स लगाएं, लेकिन क्योंकि वो तमाम जिम्मेदार पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं, वो उस पर लगने नहीं देते। आप तमाम तरह आपका जोर निकलता है आम आदमी के ऊपर जो अपनी तनख्वाह में से उसको टैक्स कट के आता है, या छोटा मोटा जो कारोबारी आदमी है वो टैक्स दे के बेचारा वो आगे चलता है। आपको उससे बाहर निकल के टैक्सेशन के लिए नए लोगों को, नए तो शोबे हैं उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। इस तरह आप महंगाई बढ़ाएंगे, इस वक्त गरीब आदमी बिल्कुल उसकी सकत खत्म हो गई है। ना वो अपने बच्चों को रोटी खिला पा रहा है, ना वो अपने घर का चूल्हा जला पा रहा है, ना उसके पास गैस है, ना बिजली देने के लिए पैसे हैं, ना पानी पीने के लिए, पानी का बिल देने के लिए उसके पास पैसे हैं। उसका कितना का आप गला घोंटेंगे। और ये सियासी जमातें जो अब इंतखाबात आ गए तो बड़े बड़े दावे कर रही है, कोई कहती है मैं यूनिट फ्री कर दूंगा, कोई कुछ और दावा कर रहा है। आप इतनी दहाइयों से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज बनाई कि ये मुल्क आगे चलता, ये कौम को फायदा पहुंचता। आपने सिर्फ, आपका फोकस रहा है कि वो वाले प्रोजेक्ट बनाए जो ऊपर से जहाज गुजर रहा हो, एरियल व्यू में वो ब्रिज नजर आ जाए, नीचे ऑरेंज लाइन नजर आए, भी अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टेशन होने चाहिए, अच्छे जराए होने चाहिए, कम्युनिकेशन के अच्छे जराए होने चाहिए, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है वो तालीम, सेहत और रोजगार है। आपने उसके ऊपर पॉलिसीज बनाते तो आज हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की ये हालत ना होती। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी दौरे हुकूमत में की जाए। इसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया जाता। सब्सिडीज खत्म करने की बात बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कुछ वजारतें भी खत्म कर दूंगा वफाक में से, वो वाला बजट भी कम हो जाएगा, सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी। उधर मरियम साहिबा भी कह रही हैं घर में गैस नहीं आ रही लोगों के। तो जनाब, ये आवाम के सामने जो चूरन सेल किया जा रहा है, ये IMF के साथ जो प्रोजेक्ट अगर हमारा जो आगे होने जा रहा है, कैसे फेस करेंगे इसको सब सियासतदान? देखिए, बिलावल साहब तो जो बातें कर रहे हैं वो वैसी ही हैं जैसे इमरान खान साहब किया करते थे एक ज़माने के अंदर, कि वो ये कर दूंगा, गवर्नर हाउस को ये कर दूंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये कर दूंगा, वजारतें ख़त्म कर दूंगा। ये मसला ही नहीं है जी। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला वो है जो चौधरी साहब ने बताया। एग्जैक्टली। हमारा बुनियादी मसला तालीम, सेहत, रोज़गार है, आम आदमी का जो मसला है, ठीक है। और एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल,
आपकी पता है बेरोजगारी का शरह क्या होती चली जा रही है, ठीक है, वो 8.5% पहुंची हुई है। आप जो आपकी इन्फ्लेशन है वो आप कहते हैं ख्याल ये था कि ये 20% से नीचे आ जानी चाहिए, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही कि देखिए आपके तो यूटिलिटी बिल्स इतने हैं, आम आदमी अपनी आमदन से ज्यादा उसके यूटिलिटी बिल्स हैं, सिर्फ यूटिलिटी बिल्स, ना उसमें रेंटल है, ना उसका खाना पीना है, ना उसके आने जाने की भाई पेट्रोल पूरा कर ले तो वो तो ये तो सब जो है ना इस वक्त बहुत बुरी हालत है। मिडिल क्लास की बुरी मैं हालत बार है। बार आपको ये कहता हूं कि ये मईशत बार बार हम ये गुफ्तगू करते हैं कि मईशत जो है ये दुरुस्त है कि वो IMF कह रहा है कि आपकी सिम दुरुस्त है, उसके हिसाब से सिम दुरुस्त है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से अपनी चीजों को इंश्योर करना है कि ये इनकी उसमें कुछ चीजें जो हैं वो बाहर ठीक है। यानी जैसे वो कहता है कि रिटेलर पे टैक्स लगाए, नहीं लगा सकते आप, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाए, नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपके पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बदकिस्मती ये है कि निगरान हुकूमत भी जो है वो उसने कुछ अच्छे काम किए, स्मगलिंग रोकी, सारा कुछ किया, लेकिन वो भी टैक्स लगा नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि निजाम जो है मुल्क का चलना बंद है। ये अवामी मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमतें करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये चौधरी साहब ने बात की है कि एग्रीकल्चरिस्ट सारे जो है असेंबली में बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वहां बैठे होते हैं। आप कौन से 1800 अरब रुपए की सब्सिडी की बात कर रहे हैं? किससे? शराफिया की, जो आपके इर्द गिर्द है, जो आपकी फाइनेंसर है। बिलावल साहब से पूछे ना कि आप किसी वर्कर के साथ बैठते हैं? नहीं। मैं उनकी गाड़ी बताऊं कौन सी है, या उसके पीछे चलने वाले काफले कौन से होते हैं? आपका जो बिलावल भुट्टो है, क्या वो मेहरान में काम कर चलता है या वो उसके ऊपर चलता है? इंडियंस की तरह के अपनी बनाई हुई किसी कार पे चले, या नवाज शरीफ साहब चलते हैं, या इमरान खान साहब चलते? नहीं, हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। हमारे कॉलोफेल के अंदर तजाद है। हम लोग नहीं सोचते कि आम आदमी की जिंदगी है क्या और पॉलिटिशियंस को एक्चुअली किस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, आप अगर आइंदा के प्रोग्राम की बात कर रही हैं, अभी जब आइंदा हुकूमत आएगी, ये बजटरी डेफिसिट का प्रॉब्लम है। ये जो अभी खबर आई ना, इसके अंदर थोड़ा सा इसको मैं थोड़ी क्लैरिटी दे दूं। ये उस सूरत में है कि आप अपने रेवेन्यूज पूरे, ये पहले भी हुई है बात, रेवेन्यूज अगर आप ना पूरे कर सके, जो बजटरी डेफिसिट का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, उसके लिए फिर आपको ये टैक्स इंपोज करने पड़ेंगे। तो वो टैक्स फिर भी इंपोज नहीं किए जा सकेंगे। फिर आपको क्या किया जाएगा? बिजली के बिल बढ़ा दो, गैस के बिल बढ़ा दो। ये आसान तरीका है ना मेरी और आपकी जेब से निकालने का। हम तो दे के थक गए हैं, अब तो कपड़े रह गए, ये भी उतार के ले जाए, यही कर सकते हैं ना अब। या फिर ये है कि हम यहां आने जोगे भी नहीं रहेंगे, हम रास्ता जो है वो पैदल चल के आया करेंगे, सुबह निकला करेंगे, रात को 10 बजे प्रोग्राम के लिए पहुंचा करेंगे जहां से हमने आना होता है, ठीक है। सो हमारे पास तो मामला जो है पहले ही बहुत वो हो चुके हैं। और आम आदमी जो बेचारा गरीब आदमी है, आप सिर्फ सोच लीजिए, सिर्फ इतना सोच लीजिए कि जो मिनिमम इनकम है पाकिस्तान की, यार उससे ज्यादा तो लोगों के बिल आ रहे हैं भाई। को खुदा का नाम लें, ये इन एग्रीकल्चरिस्ट्स को ये जो प्रोफेशनल टैक्स नहीं देते, जो प्रोफेशनल जिन सेक्टर्स में टैक्स नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाएं। ये जरूरी है, इंपोज करें। और कम से कम ये जो हुकूमत थी, जो निगरान हुकूमत है, उसका पॉलिटिकल स्टेक नहीं होता, उसको ये इंपोज किया, उसकी तरफ से किया जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि ताकत के ईवानों में ये जो आपके लोग हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े रिटेलर हैं, आप अंदाजा कीजिए इस मुल्क के अंदर एक बड़ी चेन खुल जाए, मैंने लाइन लग जाती है वहां पे लोगों की। मैं हैरान रह जाता हूं। एक साल पहले एक जगह ब्रांच खुली, अगली ब्रांच खुलने के लिए आपको 30-30 करोड़ रुपए चाहिए। आप सोचिए उनके प्रॉफिट्स कि वो 30-30 करोड़ की कई ब्रांचें एक साल में खोल रहे हैं। यहाँ भरे पड़े हैं लाहौर के अंदर ऐसे चेन्स है, सेल्स टैक्स खा के सारा मामला है। और कहां से बन रहे हैं? एक तबका ऐसा है कि जिसको अंदाजा ही नहीं उसके पास दौलत कितनी है, और एक जो है वो ऐसा है वो रोजाना एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है। फिर लोग कहेंगे कि जनाब वो 10,000 रुपए में वोट ना बिके तो क्या करे बेचारा गरीब आदमी, और क्या करे? के अंदर हमारे मुल्क का जो टैलेंट है ना, वो पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, और लोग इस फोकस पे यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ा क्या करें? आप बताइए क्या करें? दो ही रास्ते हैं कि आप अपने लिए कोई ऑप्शन ढूंढें, या फिर दूसरी और है जिसको इस्लाम में इजाजत नहीं है, तो बीइंग मुसलमान वो उस तरफ नहीं जाते, तो वो अपनी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो मुमकिन है बाहर जाया जाए। टैलेंट की आप बात कर रही है, आपने लाखों की तादाद में बढ़े जा रहे हैं। अभी जिक्र किया है कि हमारे 2,61,00,000 बच्चे इस वक्त तालीम से अंदाजा करें इस मुल्क के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, मुझे याद है कि मैंने 85 में मैट्रिक किया था। मुझे स्कूल में जब दाखिल होना था तो उस वक्त सरकारी स्कूल में दाखिला तरजीह हुआ करता था, और प्राइवेट स्कूल में अगर कोई बच्चा दाखिल होता तो वालिदैन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे कि शायद हमारे बच्चे में कोई कमी है। हाँ, एक तासर पैदा होता कि शायद बच्चे में कमी है, नालायक है। मेरिट वहां था, ये हालात थे। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती, उसके बाद तालीम के ऊपर ऐसा ज़वाल आया, और आज आप देखें कि सरकारी स्कूलों का जो हाल हो गया और प्राइवेट स्कूलों ने जो एक माफिया की सूरत में लूट मार शुरू कर दिया, हमारी तालीम को इतना कमर्शियल कर दिया गया है और तालीम का म्यार इतना गिरा दिया गया है, आप दुनिया के सामने ना आप दुनिया को मीट कर सकते हैं। आपके बच्चे जो मेहनत करके
जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, आईटी किसी भी शोबे में वो ऊपर आते हैं, उनके लिए आगे रोजगार नहीं होता, उनके अंदर मायूसी फैल रही है, वो बच्चे फिर अल्टीमेटली मुल्क से बाहर जाते हैं। अच्छा, इस तालीम ना होने का जिम्मेदार कौन है? हमारे यही लोग, हमारी यही सियासी पार्टियां, हमारे यही सियासतदान, जो लैपटॉप्स के चूरन बेच रहे हैं, कभी क्या बात कह रहे हैं, कभी लोन की बात तरजीह होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में हर बच्चा, लिटरेसी रेट ऊपर जाता, हर बच्चा तालीम जो उसका हक है उस तक पहुंचे। आइन आपको ये वो देता है, ये आजादी देता है, ये बाउंड है, ये बाउंड करता है। आपको जो बुनियादी तालीम है वो आपकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी और फ्री करेगी। तो यहाँ पर फिर सवाल ये भी, आज तक हमारा सिलेबस एक नहीं हो सका, हम तो आज एक सिलेबस पे नहीं आ सके। अब ये देखें, ये भी एक अलग स्कूल सिस्टम एक नहीं हो सका, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसकी वजह है ये उस वक्त मुमकिन था जब आपने प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। अब ये नहीं हो सकता। आपके यहाँ एक नहीं है, मदरसा अलग है, फिर आपके जो तालीमी निज़ाम के जो अदरवाइज मदरसे से हटकर है उसके अंदर भी 3-4 कैटेगरी हैं, फिर आपको कैम्ब्रिज भी है, दूसरे भी हैं। अब ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए नहीं, आप करना भी चाहेंगे तो प्राइवेट जो तालीमी माफिया वो इतना मजबूत है, वो आपको करने नहीं देगा। कंट्रोल कैसे करेंगे? आपको सरकारी स्कूलों को उस मेरिट पे वापस ले जाना पड़ेगा जो जिनकी मैं और जॉय साहब हम जिसकी बात कर रहे थे कि मेरिट, यानी मेरिट ये होता था हमने उस स्कूल में एडमिशन लेना है, ये प्राइड होता था। और उस लेवल पे अगर आप सरकारी स्कूलों को लाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस माफिया को आप कंट्रोल करेंगे। फिर ये मुमकिन है कि आप उस जो लेवल ऑफ स्टडी है आपका यहाँ का, वो उसको आप लाखों रुपया दे के आप अपने बच्चे को कैम्ब्रिज की वो फीस देते हैं और वो ओ लेवल्स कराते हैं, ए लेवल्स करवाते हैं, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि उनको अगर आप मैट्रिकुलेशन करा लेंगे उनको पूछता ही कोई नहीं। मिसाल आपको तो पिछले दिनों भारत के एक प्रोफेसर ने विजिट किया इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में, वहां पे आईटी के बच्चों से उसने पूछा कि कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं। बच्चों ने जो सिलेबस बताया, उसने कहा जी कि हम तो 14 साल पहले ये सिलेबस खत्म कर चुके हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने वहां बताया जी कि हम अभी हमारा जो करंट सिलेबस है वो यही है। ये तो हमारी तालीम का हाल है, हम 15 साल पीछे जा रहे हैं यहाँ पे। बल्कि आजम साहब, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जब बानी तहरीक इंसाफ खुद वजीर आजम थे, नो डाउट केपीके में सरकारी स्कूलों के अंदर बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रखा गया था और वहां पे बाकायदा सिलेबस भी चेंज किया गया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स तो वही पढ़ाई जा रही थी जो पता नहीं आपके दादा परदादा पढ़ते चले आ रहे थे, उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही कुछ तो हुआ है। अब आप देखिए कि पूरे का पूरा बोर्ड बना होता है, ये जो सिलेबस का पूरा बोर्ड होता है, टैक्स हर साल ये टैक्स रिवाइज होता है। इसका अगर इजाजत दें मैं जवाब दूं, केपी के अंदर शायद खान साहब का अपना इंटरेस्ट था और पंजाब इतना बदकिस्मत के यहाँ पे बुजदार दे दिया जिसने रही सही कसर भी निकाल दी हमारी, जो हमारे पास था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? अब आप दोनों इसे किस तरह से कंक्लूड कैसे जाएंगे? क्या मतलब है? ये हुकूमत जो मुंतखब होकर हुकूमत आए, लोगों को चाहिए कि उनसे पहली बात ये करें कि हमें जो है ये तालीम जो है बच्चों को हर साल में आप पहुंचाएंगे। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि यार जब मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, तो आप देखिए ना पंजाब के अंदर आबादी इतनी बड़ी है, अब वो करते क्या है? मजबूरी क्या है उनकी? लोग स्कूलों से उठा रहे हैं अपने बच्चों को। क्यों उठा रहे हैं? वो फीस देने के काबिल नहीं है। और अगर आपकी जो सरकारी स्कूल है वहां जाके बच्चे ने पढ़ना ही नहीं है, वहां कुछ कोई लेवल मेरिट है ही नहीं, तो वो सोचते हैं कि चलो यार इसको किसी काम पे डालें, किसी काम लगेगा तो ये कुछ अपना को कमाने की पोजीशन में आएगा। ये अगर फर्ज करें ये सरकारी स्कूल से पढ़ के अगर वो कल उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो ये आवारा फिरेगा। ये आपकी यूथ की हालत देख लें आप क्या है। जो आज पंजाब के अंदर जो जितने परसेंट आपकी, हालांकि आपकी तो आबादी का मेजर पोर्शन वो यूथ है, लेकिन चूंकि ना आपको रोजगार है, ना उनके लिए कोई डायरेक्शन सेट की जाती है, ना उनको भाई नहीं। हमारे यहाँ तो एक अजीब सा मिजाज है, कोई बंदा सोचने को हमारी तो हालत ये है, आप यकीन करें मैं तो कभी मेरा सर मारने को दिल करता है। हमारी हालत ये है कि जिन दिनों में सर्दी पड़ती है हम उन दिनों में छुट्टी नहीं कर सकते। हम अंग्रेज दौर के बनाए हुई जो छुट्टी का जो रिवाज हमने बनाया था कि जी हमने 20 दिसंबर को छुट्टी करनी है, 1 जनवरी को स्कूल जाना है। हमारी जो सर्दी अब 1 जनवरी के बाद पड़ती है, हमने 20 से 1 ही जाना है। हम तो 10 दिन की छुट्टियां करने की, मतलब आप देखिए इतने बड़े सियासतदान, इतनी बड़ी हुकूमतें, इतनी बड़ी बातें, इतनी मामूली सी बुनियादी चीज तब्दील नहीं कर सकते कि अगर सर्दी पाकिस्तान में 1 जनवरी के बाद पड़ेगी, जो महकमा मौसमियात बता सकता है उसके अकॉर्डिंगली छुट्टियां होंगी। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तो आप बाकी क्या बात आजम साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि हमारा ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है जहां पर प्राइमरी एजुकेशन के साथ वहां पे वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन देना शुरू कर दी जाती है, तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? पाकिस्तान में तमाम बच्चों की तालीम मुफ्त होनी चाहिए, उनको किताबें मुफ्त मिलनी चाहिए। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत के पंजाब की एग्जांपल मैं आपको कोट करूं, वहां पे बच्चों को नाश्ता भी मिलता है, न्यूट्रिशन पूरी की जाती है, तालीम भी उनको दी जाती है, किताबें भी दी जाती हैं और पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है। हम क्यों नहीं दे सकते? हम लॉलीपॉप दे रहे हैं यूनिट्स के फलां के दुनिया तालीम को हमें अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। जब तक प्रायोरिटी नहीं बनेगा
ये इसी तरह बच्चे जो है ना वो तालीम से महरूम जी रहेंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ। चलता लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो अपनी बेसिक्स नीड्स को बिलखुसूस रोटी कपड़ा मकान के साथ अपनी तालीम और अपने मंशूर को सामने रखिए और इस बात को यकीनी बनाइए कि इन फ्यूचर में आपको वो कौन दे सकता है। और 8 फरवरी को फैसला ये आपने करना है। मेरे मौजूद पैनल को, अपनी मेजबान फायजा बुखारी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।